नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार डिजिटल। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर। एशिया का सबसे बड़ा फार्मा एक्सपो CPHI एंड PMEC इंडिया 2025 आज से शुरू हो गया है। इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित इस 18वें संस्करण ने भारत के फार्मा सेक्टर में आ रहे बदलावों को साफ दिखा दिया है। अब भारत सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड जेनेरिक दवाओं का हब नहीं, बल्कि वैल्यू बेस्ड और इनोवेशन ड्रिवन ग्लोबल प्लेयर बनकर उभर रहा है। इस मेगा एक्सपो में 120 से ज्यादा देशों से 2000 से अधिक प्रदर्शक और करीब 50,000 विजिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग, मटेरियल्स, लैब टेक्नोलॉजी, यहाँ एक ही छत के नीचे पूरी इंडस्ट्री मौजूद है। इवेंट आयोजित किया है इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने, जो इसे एक ग्लोबल कोलैबोरेशन हब का रूप दे रहा है। क्या थीम है इस बार? सो ये CPHI PMEC एक्सपो जो है वो 18th एडिशन है ये शो का। ये बहुत 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का, जिसमें सारे API, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस, सारा कवर कर चुके हैं। 2000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं एंड अटेंडीज 50,000 से ज्यादा अटेंडीज ये 3 दिन में आएंगे। अराउंड 130 से ज्यादा कंट्री से एक्सपेक्टेड है इन 3 दिनों में। सॉरी, ऑफ कोर्स हमारा स्टार्टअप जोन भी होता है जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए अलग फोकस दिया जाता है। इनोवेशन जोन रहता है, यहाँ पे जो नए इनोवेशन दिखाए जाते हैं। और ये थीम ये इवेंट का है कि जैसे आज फार्मा इंडस्ट्री जो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, जैसे हम लोग पहले जेनरिक्स के लिए जाने जाते थे, गवर्नमेंट का फोकस अभी हम लोग इनोवेशन की तरफ जाए। सो इनोवेशन का बहुत ज्यादा फोकस है। API सेल्फ रिलायंस का बहुत फोकस है। जो API जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम किया जाए, चाइना पे डिपेंडेंस कैसे कम किया जाए, बाकी डिजिटाइजेशन हो, आपके जो सस्टेनेबल प्रोसेस हो, ESG नॉर्म से कैसे एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए विदाउट इकोलॉजी पे हार्म करके। सो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये शो है जहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजीज देखने मिलेगी। AI पे बहुत ज्यादा फोकस है, बिकॉज AI से क्या हो रहा है कि आपका जो ड्रग डिस्कवरी टाइम बहुत रिड्यूस हो रहा है, आपके डेटा बहुत एफिशिएंट हो रहा है। सो वो एक नया इवॉल्व हुआ है एरिया। सो AI की नई टेक्नोलॉजी पे डिस्प्ले पे है यहाँ पे। सर, इंडिया ऑलरेडी दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, तो आगे इंडिया के क्या टारगेट्स हैं और क्या हम कर रहे हैं टारगेट्स को अचीव करने के लिए? सो टारगेट बहुत है। आज हम लोग एक $60 बिलियन का इंडस्ट्री है। उसमें से अगर देखा जाए तो 50% डोमेस्टिक और इम्पोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है। आज $30 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट है, $30 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट है। ये इंडस्ट्री आज नेक्स्ट 5 साल में डबल से ज्यादा होने वाला है। $130 बिलियन का इंडस्ट्री की गुंजाइश है बाय 2030 और 47 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये $450 बिलियन का हो जाए। आज इवन एक्सपोर्ट्स में देखा जाए तो फार्मेक्सिल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो इट्स वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन इंडिया। सो एक्सपोर्ट्स पे भी इतना बहुत ज्यादा है। सो ये एक डोमेस्टिक प्लस एक एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है। सो गवर्नमेंट का इसमें फोकस ज्यादा है। बजट्स में भी उन्होंने 30% से ज्यादा एलोकेशंस किए है इस बार तो प्रीवियस ईयर से। सो फोकस है कि जैसे मैक्सिमम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो और जैसे हम लोग वर्ल्ड को अच्छी क्वालिटी मेडिसिन सप्लाई कर सकें। सर, हम लोग एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उसका मेजर जो है वो जेनरिक मेडिसिन है। क्या उसके अलावा जो फार्मा के सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी काम हो रहा है, उन्हें भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है? डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी वजह से इनोवेशन पे बहुत फोकस है, इसलिए उन्हें PLI बेनिफिट्स डिक्लेयर किए हैं। सो ऐसे आप इंसेंटिव्स लेके इनोवेशन के लिए एक इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। वो भी गवर्नमेंट का उसमें फोकस ज्यादा है कि नए ड्रग डिस्कवरीज इंडिया से आ जाए, पेटेंट फाइलिंग्स हो जाए। सो एक फोकस हो रहा है उससे। अभी आप लोगों ने नवाचार की बात की है, इनोवेशन R&D की बात की, क्या तैयारी है इसको लेकर? किस तरह से मतलब क्योंकि उसके लिए साइंटिस्ट बहुत ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सॉरी आई मिस यू। R&D के लिए इनोवेशन की आपने बात की, उसी की ओर बढ़ने होता है ये। क्या तैयारी है उसके लिए आप? डेफिनेटली यहाँ पे एज अ शो ऑर्गेनाइजर हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपकी इनोवेशंस दिखाए जाए। जैसे स्टार्टअप्स हो या जो हो, उनके लिए अपनी इनोवेशंस है, नई टेक्नोलॉजीज है, नए ड्रग्स है, वो यहाँ पे जो आपने रिसर्च किया वो यहाँ पे शोकेस करो। और
अगर वो उसके टेस्टिंग ट्रायल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उनको उनके वो जो रिक्वायर्ड अथॉरिटीज है उनका जैसे CDSC हो है तो सब आए हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिनको यहाँ पे एक बड़ा लेवल का डिस्कशन हो जाए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल स्केल पे हमारा फोकस है CPH एंड हाउ वी शोकेस इंडिया एज अ मैसिव ग्लोबल हब फॉर फार्मा और वो हम लोग एक कर सकते हैं जहाँ पे 120 से ज्यादा कंट्रीज से लोग आके इंडिया को एक हम लोग शोकेस बना रहे हैं। नहीं, अभी तक तो जो हमने किया है दैट इज ओनली अ बिगिनिंग. I see that there is much more scope for India to establish a even firm footing in the field of pharmaceuticals. As I said in the press meet earlier, we are at the cusp of a major transformation where so far we are seeing that we are the pharmacy of the world. Now we are saying and that we are fourth largest by volume, 14th by value. I think a time has come now where we, on top of this firm foundation, we want to build innovative pharma industry, innovation-led product pharma industry. Why should India be called as the copier of the world? आपने देखा होगा इंडिया में कॉपीज होती है. What we are saying, we should invent in India, discover in India for the world. And that's why I use the word that we are at the cusp of the transformation. जहाँ इंडिया की छवि अभी तक तो जो है सो है बट इससे और भी ज्यादा बढ़ेगी और उसके लिए देयर आर सम इनेबलिंग तैयारी. अभी एक तो मैंने बोला कि हमको एक एनवायरनमेंट ऐसा करना है, इकोसिस्टम ऐसा करना है जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाए. अभी तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च ओवरऑल अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को देखें तो 5% भी नहीं है, whereas ग्लोबली है 20% करीब है. अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज लोगों को लगता है कि मैंने कुछ इतना पैसा डाल के करोड़ों रुपए डाल के एक नया प्रोडक्ट लेके आया वो कभी हो जाएगा, फिर मैं क्यों करूं. तो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज वेरी रिसेप्टिव दैट वी नीड टू कम अप विद अ सिस्टम वेयर बाय आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट हो. बट अभी देयर इज वन कंफ्यूजन कि अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करेंगे तो एवरग्रीनिंग हो जाएगी. बट लेट मी क्लैरिफाई दैट देयर आर टू डिफरेंट. एक होता है पेटेंट लेना. पेटेंट इज यू आर protecting your invention, सिर्फ invention. The other thing is regulatory data protection, because जब आप नया दवाई बनाते हैं तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी इस्टेब्लिश करने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं. सेवरल स्टडीज हैपन. So regulatory data protection is protection of your regulatory data which you have generated for doing safety and efficacy. तो ये दोनों बहुत अलग सी चीज हो गई. नॉर्मली लोग बोलते नहीं आपने रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन किया तो आप मतलब एवरग्रीनिंग कर रहे हो या पेटेंट की लाइफ बढ़ा है. पेटेंट की लाइफ तो 20 साल ही होती है और जब तक वो लॉन्च होते होते उसके 7-8 साल ही बचते हैं जनरली. तो ये यहाँ पे अब सो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लिसनिंग टू अस. बट ऑफ कोर्स इन अ डेमोक्रेसी देयर इज डिफरेंट इंडस्ट्री. आई मीन देयर आर सम इंडस्ट्री जेनरिक्स बोलेंगे नहीं हमको जेनरिक्स को प्रोटेक्ट करोगे हमको ये. So we have to carry all the stakeholders, but I see that वो transformation शुरू हो चुका है. That journey has begun. Now from here it's only moving ahead. It's how fast we can make it. सर वही क्वेश्चन था. जैसे मैंने बोला हमारे कंपनी 10,000 मैन्युफैक्चरर्स हैं. You have to carry all your stakeholders. सरकार के लिए इतना easy भी नहीं होता है कि while the intent is there, but आप अगर मेरे से पूछे कि कितना टाइम लगेगा, that's very difficult. बट मैं ये बोल सकता हूँ जो मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ 30-40 साल, जो पिछले 5-7 साल में हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द पास्ट, वी हैव सीन अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इंडिकेशंस व्हिच वी आर सीइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, उधर ये और भी एक्सेलरेट होगा. ठीक है.